Good morning class. Today we'll start with class 9 history book chapter 1 the French Revolution. So आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन. सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों पे ध्यान देना होगा. जैसे कि जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जो डेट है 14 जुलाई 1789, तो इस चैप्टर में जो भी इंसिडेंट होती है उसको पहले दिखाया जाता है और उसके बाद जो भी कॉजेस थे उस इंसिडेंट्स के उसको बाद में दिखाया जाता है. सो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. सो फर्स्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789. ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेट को जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो एक्चुअली इसमें स्टार्ट हुआ था. तो हम देखते हैं कि ये जो डेट है वो क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो on the morning of 14 July 1789 in Paris city, एक अफवाह फैल गई कि जो किंग है लुइस 16 उसने अपने आर्मी ट्रूप्स को ऑर्डर किया है कि वो सिटीज में जाए और वहां पे जो सिटीजन्स हैं उस पे गोलीबारी करे या फिर आर्म फायर्स करे. तो ये एक र्यूमर है जो कि लोगों में फैल गया और लोगों ने अपने को खुद को सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने भी लगभग 7000 मैन एंड वुमेन जो है मिल करके उन्होंने अपनी एक मिलिट्री बनाई और उन्होंने जो भी ब्रिटिश जो भी लुइस 16 के गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उस पे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया और जहां भी ये गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे उन्होंने उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. और उनका मेन मोटो ये था कि उस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कहीं ना कहीं मे बी हाइडन एम्यूनिशंस होंगे और उस एम्यूनिशंस को पा करके वो क्या करेंगे, जो लुइस 16 की जो मिलिट्री है उससे फाइट अगेंस्ट करेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे ये ट्यूमर फैलने लगा, लोगों में पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ गई और लोग जो है हर उन जगहों पे जहां पे भी लुइस 16 के आर्मी पर्सनल्स थे, जहां पे भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी वहां पे वो चले गए और जाने के बाद उन्होंने वहां पे फाइट किया. सो इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम लोग कहते हैं, जो यहाँ पे जो जेल था जो कि लुइस 16 का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जेल था, जो कि बहुत ही पावरफुल था. इस जेल को हम कहते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन. सो इन फोर्ट्रेस प्रिजन जो कि बास्टिल में था, और ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन है इसमें सारे लोग गए वहां पे, जो भी लोग पीपल्स मिलिट्री बनाई थी उन्होंने वहां पे गए और जा करके जितने भी वहां पे आर्मी पर्सनल्स थे उनको मार डाला और वहां पे जितने भी प्रिजनर्स थे इस फ्रंट्रेस जेल में लगभग 7 कैदी थे. उन्होंने उन 7 कैदी को निकाला और रिटर्न में जब वहां के कमांडर ने उन पे फायरिंग की तो उन सब ने मिलकर के उस आर्मी कमांडर को भी मार दिया गया उस जेल का. फिर हुआ ये कि धीरे धीरे ये जो रियोट है वो बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया कि ये सारे लोग जो है उनके रास्ते में जो भी गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स या फिर बिल्डिंग्स आती थी उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. और ये जो रियोट है इस कदर बढ़ गया कि ये पेरिस सिटी से लेकर के विलेज और कंट्री साइड्स में भी बढ़ गए. अब इसका रिजल्ट ये भी आया कि जो प्राइस ऑफ ब्रेड है, मीन्स जो खाने पीने की जो वस्तुएं थी उनकी जो प्राइजेस थे वो सडनली इंक्रीज हो गए, जो कि अनअफोर्डेबल थे इन पीपल्स के लिए. सो अब हम देखते हैं कि ये जो र्यूमर था जिसकी वजह से इतने बड़े इंसिडेंट हो गए और बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक वाला इश्यूज था. तो इन सब के पीछे कौन सा कारण था और क्या कारण था. सो क्लास, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. सो हम देखते हैं लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी में कौन कौन सी घटना हुई और क्या क्या हुआ. सो हम देखते हैं इन 1774 लुइस 16 of the Bourbon family became the king of France at the age of 20. So
इन द ईयर 1774 में लुइस 16 जो कि एक बर्बन फैमिली का था, उसको फ्रांस का किंग बनाया गया जब वो 20 साल का था। इसके बाद उन्होंने एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारियो एंटीनेट से शादी की। ठीक है, उसके बाद द न्यू किंग जैसे ही द न्यू किंग फाइंड एम्प्टी ट्रेजरी बिकॉज द वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। सो फ्रांस में जो भी लुइस 16 से पहले जो भी किंग्स थे, उनको वार करने का बहुत ज्यादा शौक था, या फिर उनको वार करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। सो उस वार का रिजल्ट ये आया कि जितना भी खजाना जो भी एम्प्टी ट्रेजरी मीन्स जो भी सरकारी खजाना था या फिर राजा के पास जो भी धन होते थे, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई, क्योंकि जो वार वो लड़ते थे उसके लिए उनको बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च करना पड़ता था उनके आर्मीज पे और उनके मिलिट्रीज पे, और उनके जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर फूड्स हो या फिर एम्यूनिशन हो, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता था, जिसके वजह से यहाँ पे जो भी खजाने में जो पैसे थे वो बहुत ही कम हो गए थे। और जैसे ही लुइस 16 को राजा बनाया गया, तो उस समय उसके पास पहला प्रॉब्लम ये आया कि उसके जो खजाने थे उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं था, जिसके वजह से क्या हुआ कि उसको बहुत सारी जो एक्सपेंसेस है पैलेसेस के या फिर उनके आर्मी पर्सनल्स के, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। लुइस 16 के पहले जो भी किंग्स थे, उन्होंने फ्रांस जो है वो अमेरिकन लगभग 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई, जिसके वजह से क्या हुआ कि उनपे करीब 2 बिलियन लिवर्स मीन्स फ्रेंच करेंसी, उस समय फ्रेंच करेंसी को लिवर्स के नाम से बुलाया जाता था या फिर उसको लिवर्स कहते थे उस समय। सो इसका रिजल्ट ये आया कि 2 मिलियन से ज्यादा का कर्ज फ्रेंच गवर्नमेंट में पड़ गई। अब इसका रिजल्ट ये आया कि जो भी लैंडर्स फ्रांस को पैसे दिए थे, उन्होंने उस लोन पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल था फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो उसको भर सके या फिर उसको फिर से चुकता कर सके। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि अब ये जो एक्सपेंसेस थे मीन्स जो भी कर्ज उन्होंने लिया था और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई थी, इससे सबसे ज्यादा लुइस 16 को प्रॉब्लम आया कि हम इस जो डेब्ट है या फिर ये जो नीड है मनी का, उसको हम कहाँ से फुलफिल करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन सब एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हम जो भी टैक्सेस है उसको इंक्रीज कर दे। तो उन्होंने जो है इन सब एक्सपेंसेस को भरने के लिए उन्होंने जो टैक्सेस इंक्रीज किए, इससे जैसे ही उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि टैक्सेस विल बी इंक्रीज, सो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया और यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। सो इस पॉइंट्स को हम एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स है, लुइस 16 था जो कि एक बर्बन फैमिली से थी, इसके बाद जो ट्रेजरी था वो वहां पे बहुत कम था। तो दिस आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग what was the causes behind the French Revolution. Start. So class, French society was divided into 3 groups. First state is clergy, second state nobility, and third state big businessmen, merchants, lawyers, etc., peasants, artisans, servants and laborers. So हम कह सकते हैं कि फ्रांस में भी जो सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप्स में बटी हुई थी। पहले थे क्लर्जी में वो लोग आते हैं जो कि चर्च में रहते हैं। चर्च में फॉर एग्जांपल पोप, फादर, सिस्टर, जैसा कि हमारे इंडिया में अगर हम कह सकते हैं, इंडिया में भी जो सोसाइटी है वो कास्ट बेसिस पे डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल जो सबसे टॉप मोस्ट में है वो है ब्राह्मण्स। ठीक उसी तरह से फ्रांस में भी जो टॉप मोस्ट में है वो कौन है? क्लर्जीज वे लोग हैं जो कि चर्च में रहते हैं। सेकेंड हम देखते हैं नोबिलिटी। So nobility are those people for such as king, princes, royal families, वे सारे लोग जो कि राजा से संबंधित है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स हो या फिर कोर्ट मेंबर्स हो या फिर जो वो सारे लोग जो कि एक किंग के पैलेस में रहते हो, उन सबको हम किस में रखते हैं? नोबिलिटी में। और थर्ड स्टेट में वो लोग हैं जो कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस जो हैं इस ग्रुप में आते हैं। सो अब ये जो सोसाइटी जो डिवीजन था उसमें
ये जो थर्ड स्टेट है इसी को टैक्स पे करना पड़ता था। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुई कि जैसे ही लुई 16 ने अपने उस कर्ज को चुकाने के लिए जैसे ही उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करना चाहा, तो सबसे ज्यादा बर्डन आया थर्ड स्टेट पे, क्योंकि इन तीनों क्लास में थर्ड क्लास ही टैक्सेस पे करते थे, और क्लर्जी और नोबिलिटी जो है उन पैसे का एडवांटेज लेते थे, या फिर उसको हम कह सकते हैं दिस टू ग्रुप्स एंजॉयड द फ्यूडल बेनिफिट्स। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे ही टैक्सेस इंक्रीज करने के लिए कहा गया तो इन थर्ड स्टेट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा, क्योंकि इन थर्ड स्टेट के पास लगभग 30 to 20% ही लैंड था जो कि अंडर कल्टीवेशन था, लेकिन बाकी जितने भी लैंड्स थे वो क्लर्जी और नोबिलिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब ये प्रॉब्लम हुआ कि जो लैंड है वो लिमिटेड है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो जो प्रोडक्शन था या फिर जो भी स्मॉल बिजनेस थे यहाँ पे, वो इस चीजों को देखते हुए ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको ये जो इंक्रीज टैक्स है उनको देने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी। सो क्लास, जैसे कि हम देख रहे हैं इन 3 कैटेगरीज में जो थर्ड स्टेट है इसमें 90% पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट का है, और फ्रांस में जितने भी लैंड है उसका लगभग 60% लैंड जो है वो दोनों के पास है, क्लर्जी और नोबिलिटी के पास। जो रेस्ट लैंड है वो किसके पास है, 40% लैंड जो है वो थर्ड स्टेट के पास है, और थर्ड स्टेट में जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 90% है, तो 10% पॉपुलेशन जो है वो नोबिलिटी का है और क्लर्जी का, दोनों का मिला करके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनके पास लैंड बहुत ज्यादा है जो कि अनयूज्ड या फिर अनकल्टिवेटेड लैंड है, बट जो 90% पॉपुलेशन है वो ओनली 40% लैंड पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं या फिर जो लेबरर्स हैं या फिर फील्ड लेबरर्स हैं उनको प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि उनको चुकाना था, इससे उन्होंने धीरे धीरे इसको अपोज करना शुरू कर दिया, बिकॉज इनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे सच एज लेबरर्स, फील्ड लेबरर्स एंड लैंड। अब इसका रिजल्ट ये आया कि जो भी टैक्सेस इनसे कलेक्ट होते थे उन टैक्सेस को क्लर्जी भी लेते थे और नोबिलिटीज भी। अब होता क्या था, जो कि एक बहुत बड़ा शेयर था वो किसको मिलता था, क्लर्जीज को मिलता था, और उसके बाद जो सेकेंड बेनिफिट है वो नोबिलिटीज को मिलता था। अब जो चर्च टैक्सेस कलेक्ट करती थे पीजेंट से या फिर जो थर्ड स्टेट से है उसको ये लोग टिक्स कहते थे। टैक्सेस कलेक्टेड बाय थर्ड स्टेट बाय क्लर्जी इज कॉल्ड टैक्स। अब इसके बाद इसी तरह से ये जो टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स था, इसी तरह से देयर आर मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्टेड बाय थर्ड स्टेट फ्रॉम क्लर्जी टू नोबिलिटी। सो इसी तरह से ये जो सोसाइटी थी फ्रांस में वो बहुत ही ज्यादा मैस्ड अप थी, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोगों को ही सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता था, और ये जो टैक्सेस हैं वो बहुत ही ज्यादा बर्डन का काम करते थे थर्ड स्टेट के लोगों पे, लेकिन नोबिलिटी और क्लर्जी पे इनका कोई असर नहीं पड़ता था, और ये जो है इनके दिए हुए जितने भी टैक्सेस थे उनसे उनके प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। अब हम बात करते हैं राइट्स की, तो राइट्स यहाँ पे जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको कुछ भी किसी तरह का कोई राइट्स नहीं थे, बट नोबिलिटी और क्लर्जी को बाय बर्थ बहुत सारे प्रिविलेजेस या फिर बहुत सारे एडवांटेजेस मिले हुए थे जो कि वो उसको अच्छे तरह से एंजॉय करते थे।